नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दातार क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य। जून और जुलाई मंथ के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत जो है G20 प्रेसिडेंसी के तहत भारत के अंदर SAI-20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 14 से 15 जून 2023 को कहाँ पर हुआ है? तो ये SAI-20 शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया है गोवा के अंदर, और ये हुआ है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के नेतृत्व के अंदर। इसके अंदर 3 प्राथमिकताएं, ब्लू इकोनॉमी ऑफ रेस्पॉन्सिबल AI, ये थी इसकी 3 प्राथमिकताएं। अगला है, भारत के अंदर समान नागरिक संहिता के लिए लोगों से विचार और सुझाव आमंत्रित किसके द्वारा किए गए? तो जून 2023 के अंदर समान नागरिक संहिता, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके लिए जो है सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। ये आमंत्रित किए गए हैं 22वें विधि आयोग के द्वारा। गठित कब हुई है? 24 फरवरी 2020 को ये गठित हुई है 22वीं विधि आयोग। इसकी अवधि रहेगी 31 अगस्त 2024 तक। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। समान नागरिक संहिता की बात करें तो ये एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जो किसी भी धर्म या जाति के जो सभी निजी कानून है उनसे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये जो कानून है वो सभी धर्म और जातियों के जो अपने अपने पर्सनल जो कानून बना रखे हैं उनसे ऊपर रहेगा। UCC अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता को लागू करना जो है राज्यों की जिम्मेदारी है। ये आर्टिकल 44 के अंतर्गत है। सभी राज्यों को जो है इसको लागू करवाना उनकी जिम्मेदारी रहेगी। भारत के लिए एक कानून की अभिव्यक्ति का आह्वान करती है जो विवाह, तलाक, विरासत और त्याग जैसे मामलों पर सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होती है। तो सारे मामलों में ये समान रूप से जो है सभी धर्मों में, जातियों में लागू होगी। गोवा जो है भारत का ऐसा पहला राज्य है जहां पर सभी नागरिकों पर जो है समान कानून लागू है। तो गोवा एकमात्र राज्य है, पहला राज्य है जहां पर जो है सभी नागरिक जो भी है वहां के उन पर जो है एक समान कानून लागू है। तो इसको पूरे देश के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है UCC के द्वारा, और इसके लिए जो है सुझाव आमंत्रित किए गए हैं 22वें विधि आयोग, जिसका गठन हुआ 24 फरवरी 2020 को, और इसकी अवधि रहेगी 31 अगस्त 2024 तक। अगला है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक, PM है ब्रिटेन के। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के किस अंतिम 101 वर्षीय जीवित सिख सैनिक को पॉइंट्स ऑफ लाइट सम्मान दिया है? तो ये राजेंद्र सिंह जो है घट्ट है, इनको दिया है। जीवित सिख सैनिक है 101 वर्षीय, और इनको दिया है पॉइंट्स ऑफ लाइट सम्मान। तो इनका नाम याद रखना है, राजेंद्र सिंह घट्ट, इनको दिया है PM, ब्रिटेन के PM ने सम्मानित किया है इनको। अगला है, हाल ही में किस शहर में स्टील से बना विश्व का सबसे बड़ा मेमोरियल, स्टील से बना हुआ है ये और सब विश्व का है ये सबसे बड़ा मेमोरियल, तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है हैदराबाद के अंदर। कहाँ किया गया है? हैदराबाद के अंदर। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। इन्होंने हैदराबाद में तेलंगाना शहीद स्मारक, जिसका नाम है अमारा दीपम का इन्होंने उद्घाटन किया है, और ये स्टील से बना विश्व का सबसे बड़ा मेमोरियल है। यहाँ जो है तेलंगाना राज्य के निर्माण में बलिदान देने वाले लोगों की याद में ये बनाया गया है। 45 मीटर की इसकी संरचना है, 6 मंजिला इमारत है, और 3.29 एकड़ ज़मीन और 1600 मीट्रिक टन स्टील का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है, 15 जून को वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किन 3 राज्यों को पवन ऊर्जा में योगदान के लिए सम्मानित किया है? तो 15 जून को मनाया जाता है वैश्विक पवन दिवस। इसके अवसर पर 3 जो है राज्यों को सम्मानित किया है। किसने सम्मानित किया है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने, और ये सम्मानित किया है राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु को। राजस्थान को किया गया है उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि के लिए, और गुजरात को किया गया है खुली पहुंच के माध्यम से उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि के लिए, और तमिलनाडु को किया गया है पवन टरबाइनों को पुनः शक्ति प्रदान करने के लिए।
तो राजस्थान में जो है सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है पवन ऊर्जा की, ठीक है। तो राजस्थान में जो है 150 मीटर की जो है के ऊपर जो है कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। 150 मीटर पे अगर अपन पवन चक्की लगा देंगे और पूरे भारत में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी कहाँ की है, राजस्थान की। नेक्स्ट है आधार सेवा देने वाली UIDAI, इसका CEO जून 2023 में किसे बनाया गया है? तो UIDAI का CEO बनाया गया है अमित अग्रवाल को, ये है IAS। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? तो रामायण मंदिर है दुनिया का है ये सबसे बड़ा, तो ये चंपारण बिहार के अंदर बनाया जा रहा है। और ये रामायण मंदिर कंबोडिया का है अंगकोर वाट मंदिर, इसके परिसर से भी ऊंचा रहेगा। तो सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? चंपारण बिहार के अंदर। अगला है जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रदेश तितली किसको घोषित किया है? तो प्रदेश तितली घोषित किया है ब्लू पेंसी को। यहाँ का प्रदेश पक्षी की बात करें तो ये है कालीज तीतर। और अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रदेश तितली घोषित किया है ब्लू पेंसी को, और इसी का दूसरा नाम है जूनोनिया ओरिया है, जूनोनिया ओरिया, ब्लू पेंसी को ही बोलते हैं। नेक्स्ट है अन्य देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को मिले हैं। तो प्रधानमंत्री जी को जो है मुस्लिम देशों ने सबसे ज़्यादा सम्मानित किया है। तो 14 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को। तो सबसे ज़्यादा जो है मुस्लिम देशों ने इनको सम्मानित किया है। तो कौन कौन से अवार्ड है ये नाम याद रखने ज़रूरी है। ऑर्डर ऑफ नाइल ये मिस्र का अवार्ड है, ये दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो ये भूटान का अवार्ड है, ये भी दिया गया है। लीजन ऑफ मेरिट अमेरिका, इससे सम्मानित किया गया है। किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेंसा बहरीन का अवार्ड है। ऑर्डर ऑफ जायद UAE का अवार्ड है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू व एपोस्टल रूस का अवार्ड है। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन मालदीव का अवार्ड है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन का अवार्ड है। अमीर अमानुत्ताल खान अवार्ड अफगानिस्तान का अवार्ड है। अब्दुल अजीज़ अल सऊदी अरब का है ये। पपुआ न्यू गिनी का अवार्ड है ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। अफगानिस्तान का अवार्ड है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर। और फिजी का अवार्ड है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। और फ्रांस का अवार्ड है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये जुलाई 2023 में दिया गया है। तो इस तरीके से 14 देशों ने जो है PM मोदी को अपने सर्वोच्च जो है नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। अगला है 14 जून 2023 को रिजर्व बैंक के गवर्नर है, अभी वर्तमान में है शक्तिकांत दास। इनको जो है लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 के अंदर गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो लंदन के अंदर सम्मानित किया गया है शक्तिकांत दास को, और इनको सम्मानित किया गया है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से। इससे पहले 2015 में RBI के गवर्नर थे रघुराम राजन, इनको भी यह अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, तो लंदन में सम्मानित हुए हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है 20 जून 2023 को RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो गवर्नर तो है शक्तिकांत दास, और अभी 20 जून को बनाया गया है स्वामीनाथन जानकी रमन को, तो ये होंगे डिप्टी गवर्नर। अगला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 21 जून को मनाया गया, और इसके मुख्य आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भाग लिया? तो इसका मुख्य आयोजन कहाँ पर हुआ? यूनाइटेड नेशंस मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर, और इसके अंदर नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया। तो प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा की शुरुआत 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो है संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर हुई है, और इसमें न्यूयॉर्क जो है 180 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जो गिनीज बुक में दर्ज किया गया है। तो 180 लोगों के प्रतिनिधियों ने इसके अंदर भाग लिया है 21 जून को, तो ये रिकॉर्ड बना है गिनीज बुक रिकॉर्ड। दूसरा गिनीज रिकॉर्ड बना है सूरत गुजरात के अंदर। योग कार्यक्रमों के अंदर एक ही स्थान पर कितने लोगों ने भाग लिया है? 1.53 लाख लोगों ने। तो 1.53 लोग एक ही जगह इकट्ठे होकर इन्होंने योग किया है गुजरात सूरत के अंदर।
तो ये भी रिकॉर्ड बना है। इसके अलावा 180 देशों के प्रतिनिधियों ने न्यूयॉर्क के अंदर जो है शामिल हुए योग कार्यक्रम में, तो ये भी एक रिकॉर्ड बना है। अगला है पूर्वोत्तर रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन है जो FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणित किया गया है। ईट राइट स्टेशन पूर्वोत्तर रेलवे का है ये, तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को जो है ईट राइट स्टेशन जो है प्रमाणित किया गया है। अगला है नई शिक्षा नीति NEP 2020, इसका जो है नेशनल वरिष्ठकुलम फ्रेमवर्क तैयार हुआ है जिसको बोलते हैं NCF 2022। तो इस फ्रेमवर्क में क्या क्या है, तो ये फ्रेमवर्क जिस तरीके को जो फ्रेमवर्क बना है उसी के अनुसार जो है पाठ्यक्रम होगा, क्लासेस लगेगी, एग्ज़ाम्स वगैरह होगी। तो इसके लिए जो है कक्षा 3 से लेके 12 के लिए है ये, और इसके अंदर होगी फाउंडेशन स्टेज कक्षा 3 से लेके 8 तक, और इसके अंदर कोई भी एग्ज़ाम नहीं देनी पड़ेगी। तो पहली स्टेज हो गई फाउंडेशन स्टेज 3 से 8 वर्ष के लिए। दूसरी स्टेज रहेगी प्रेटरी स्टेज 8 से 11 वर्ष तक की। इसके अंदर 3 भाषाएं और गणित की पढ़ाई होगी, और कक्षा 3 के अंदर जो है पहली बार मूल्यांकन होगा। तो ये हो गई प्री प्राइमरी स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है मिडिल स्टेज 11 से लेके 14 वर्ष तक की आयु के लिए। इसके अंदर वोकेशनल एक्सपोजर शुरू होगा। और लास्ट स्टेज है सेकेंडरी स्टेज 14 से 18 वर्ष की आयु के लिए, और जो 9वीं का रिजल्ट 10वीं के अंदर जुड़ेगा और 11वीं का रिजल्ट जो है 12वीं के अंदर जुड़ेगा। तो इस तरीके से ये प्रावधान किए गए हैं। NCF जो है ये नया फ्रेमवर्क आया है, नेशनल वरिष्ठकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है कक्षा 3 से लेके 12 तक के लिए ये होगा। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 3 पहलों के लिए, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ही 3 पहलों के लिए ऐप और पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। तो ये 3 ऐप और पोर्टल कौन कौन से हैं? पहला है येस्टेक है उपज अनुमान प्रणाली के लिए। दूसरा ऐप है विंड्स मौसम डेटा सूचना प्रणाली के लिए। और तीसरा है AIEDI, ये है मध्यस्थ नामांकन के लिए ऐप है ये। और ये जो है केंद्रीय कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा 21 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। तो ये 3 ऐप है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ही ये जो है स्टार्ट किए गए हैं। पहला ऐप है येस्टेक, दूसरा है विंड्स और तीसरा है AIEDI। नेक्स्ट है अटल वयो अभ्युदय योजना AVY। ये योजना शुरू की गई है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य है देश में वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाना। और ये जो है पूर्व में संचालित थी एक योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना। इसको नया रूप देकर जो है अप्रैल 2021 से जो है स्टार्ट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 जो है कैबिनेट के अंदर मंजूर हो गया है। और ये जो है मुख्य रूप से इससे निजता की सुरक्षा के लिए ये बनाया गया है, डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022। इसमें जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके के पर्सनल डाटा शामिल होंगे। और अगर कंपनी कुछ गड़बड़ करती है तो कंपनी पर 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान होगा। और यूज़र्स के लिए इसके अंदर ही और सी का प्रयोग करना होगा कंपनी को। नेक्स्ट है 18 जुलाई 2023 को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कितने गांवों को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में शामिल किया गया है? तो 35 गांव हैं, इनको वाइब्रेंट विलेज में शामिल किया गया है लद्दाख के। केंद्रीय शासित प्रदेश लद्दाख और सीमावर्ती है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सीमा पर जो स्थित गांव है उनके लिए ये शुरू की गई है योजना वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, जो सीमावर्ती गांव है उनके लिए। तो लद्दाख के 35 जिलों को इसके अंदर शामिल किया गया है। अगला है 18 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर वीर सावरकर उत्तरी हवाई अड्डे के एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? तो वीर सावरकर के नाम पर रखा गया है। तो पोर्ट ब्लेयर के अंदर जो है टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है भारत के किस शहर में दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग के रूप में नामित हुई है? तो डायमंड एक्सचेंज बिल्डिंग है ये सूरतगढ़ गुजरात की। तो सबसे बड़ा जो है ऑफिस बिल्डिंग के रूप में नामित हुई है। और इससे पहले अमेरिका की थी पेंटागन कार्यालय। पेंटागन जो ऑफिस था वो सबसे बड़ा कार्यालय भवन था, लेकिन अब इसको पीछे छोड़कर जो है सबसे ज़्यादा जो है
सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी जो है ऑफिस बिल्डिंग बनी है डायमंड एक्सचेंज, गुजरात, सूरतगढ़ गुजरात की है। इस बिल्डिंग के अंदर 6500 डायमंड कर्मचारी काम कर सकेंगे, ठीक है, एक साथ कितने, 6500। और इसका जो फ्लोर स्पेस है वो 7.1 मिलियन स्क्वायर फीट है। अगला है 26 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान नई दिल्ली में वैश्विक सम्मेलनों के सबसे बड़े स्थान के रूप में विकसित किस केंद्र का लोकार्पण किया? तो 26 जुलाई को किया। वैश्विक सम्मेलनों के लिए ये मुख्य रूप से बनाया गया है, तो ये होगा, इसका लोकार्पण किया तो इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, और इसको नाम दिया गया है भारत मंडपम। तो अगले जो G20 की जो बैठक होगी वो इसी के अंदर होगी। तो इसके अंदर 7000 लोगों की जो सामूहिक क्षमता की बैठक व्यवस्था है भारत मंडपम के अंदर। नेक्स्ट है, देश का पहला सहकारी संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ किया गया? सहकारी संचालित है ये और देश का पहला है, तो महसाणा गुजरात के अंदर ये इसका शिलान्यास किया गया है। देश का पहला ऐसा सैनिक स्कूल होगा जो सहकारी संस्था की ओर से संचालित होगा। अगला है, नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन को लॉन्च किया है, तो इसका नाम है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। इस मिशन के तहत किस वर्ष तक देश से इस बीमारी को उन्मूलन कराने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2047 तक हमको इसको जो है मिटाना है, सिकल सेल एनीमिया जो होता है। सिकल सेल एनीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, और ये आरबीसी को प्रभावित करके रक्त प्रवाह में जो है बाधा डालते हैं। ये मिशन मुख्य रूप से अभी स्टार्ट किया है 17 राज्यों के 278 जिलों के अंदर, और ये मुख्य रूप से जो है आदिवासी जो बाहुल्य जिले हैं उसके अंदर लागू किया गया है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, और 2047 तक का इसका टारगेट रखा गया है। अगला है, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। ये जो है 9 जुलाई 2023 को प्रायोगिक शुरुआत हुई इसकी गुजरात के खेड़ा जिले के नाडियाड से। डाक विभाग और भारतीय पोस्टल पेमेंट बैंक ने प्रारंभ की है इसको, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। इसके अंदर जो श्रम भोगी है उनको 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। अगला है, 5 जुलाई 2023 को हरित हाइड्रोजन पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्रीन हाइड्रोजन पर किया गया, और पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था तो नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। तो भारत ने जो है वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 30% कमी लाने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो ये टारगेट याद रखने हैं, 2030 तक हम क्या करना चाहते हैं, जो है कार्बन उत्सर्जन को 30% तक कम करना चाहते हैं। COP21 ने टारगेट दिया था, उसको हमने 9 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया है। नेक्स्ट है, भारत के बाहर पहला IIT परिसर कहाँ बनाया जाएगा? तो पहला IIT परिसर बनेगा, ये कहाँ पर बनेगा? जांजीबार तंजानिया के अंदर, और ये बनेगा IIT मद्रास का एक परिसर, ठीक है। तो एक कैंपस खोला जाएगा जांजीबार तंजानिया के अंदर, दूसरा कैंपस खोला जाएगा UAE में, और दिल्ली IIT दिल्ली का कैंपस खोला जाएगा। तो पहला IIT परिसर खोला जाएगा तंजानिया के जांजीबार में, और दूसरा खोला जाएगा UAE में। अगला है, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जिसने वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया। तो पहला है ये स्वदेशी रूप से विकसित और परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी का रिएक्टर है ये। तो ककरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना गुजरात ने स्टार्ट कर दिया है वाणिज्यिक कमर्शियल संचालन। तो काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना जो है इसकी क्षमता है 700 मेगावाट। इसके साथ ही NPCIL जो है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये 16 नए 700 मेगावाट क्षमता के जो है परमाणु संयंत्र विकसित कर रहा है। इसके अंदर दो है रावत भाटा के, और इसी के साथ 2 है गुजरात हरियाणा के भी। तो रावत भाटा राजस्थान के अंदर RAPS 7 और 8, और गोरखपुर हरियाणा के अंदर GHAVP 1 और 2 संयंत्रों का जो है निर्माण कार्य अभी वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। तो ध्यान रखना है, इसके अंदर 700 मेगावाट की कैपेसिटी है काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना की, और अभी यहीं से वाणिज्यिक संचालन इसका शुरू हुआ है। अगला है, तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन जो है ये किसके द्वारा आयोजित होता है? वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। तो नवंबर 2023 में इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बैंकॉक थाईलैंड के अंदर इसका आयोजन होगा इस बार। तीसरा है ये,
इससे पहले 2 हो चुके हैं। 2014 में पहला हुआ दिल्ली में और दूसरा हुआ 2018 में शिकागो में। तीसरा कहाँ होना है? बैंकॉक थाईलैंड में। तो इम्पोर्टेंट है ये। अगला है 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग के द्वारा जारी की गई निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है शीर्ष राज्य निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के अंदर। और ये 4 स्तंभों के आधार पर जो है सूचकांक तैयार किया जाता है। एक है नीति, दूसरा है व्यापार इकोसिस्टम, तीसरा है निर्यात इकोसिस्टम और चौथा है निर्यात प्रदर्शन। तो राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेशों है उनके प्रदर्शन का आकलन करता है। तो टॉप 4 राज्य जो रहे हैं इसके अंदर, तो सबसे टॉप रहा है तमिलनाडु, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटक और चौथे पे रहा है गुजरात। मैदानी राज्यों की बात करें तो हरियाणा पहले स्थान पे है, दूसरे पे है तेलंगाना, तीसरे पे है यूपी, चौथे पे है पंजाब, पाँचवें पे है मध्य प्रदेश और 6वें नंबर पर है राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान के बारे में पूछ सकता है कि मैदानी राज्यों के मामलों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो 6वां स्थान है। नीति आयोग के जो सीईओ है वो है BVR सुब्रमण्यम। तो ये है निर्यात तैयारी सूचकांक, ठीक है, 2022। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर की सैन्य ताकत सूची के अनुसार भारतीय सेना दुनिया की कौन से क्रमांक की ताकतवर सेना है? तो ये ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट है और इनकी एक लिस्ट है। सैन्य ताकत सूची 2023 इन्होंने जारी की है। तो भारत की सेना है 4थे स्थान की ताकतवर। पहले स्थान पर ताकतवर है अमेरिका, दूसरे पे रूस है, तीसरे पे है चीन की सेना और चौथे पे है इंडिया की सेना। भारत के अंदर सैन्यकर्मी की बात करें तो 14.5 लाख सक्रिय सैन्यकर्मी है और भारतीय सेना के बाद पास है 4617 टैंक और 577 लड़ाकू विमान। तो ये डाटा ध्यान रखना है। कितने सक्रिय सैन्यकर्मी है? 14.5 लाख। और टैंक कितने हैं? 4617 टैंक और 577 है लड़ाकू विमान। नेक्स्ट है दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है और इसे क्या नाम दिया गया है? इसे दिया गया है युगे युगीन भारत। ठीक है, तो देश के जो है 5000 साल पुरानी इतिहास की कहानी बयां करेंगे ये संग्रहालय बनाया जा रहा है। दिल्ली में है दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय और इस संग्रहालय के अंदर वेद, उपनिषद, प्राचीन चिकित्सा ज्ञान, मौर्य, गुप्त, विजयनगर, मुगल साम्राज्य, औपनिवेशिक काल और स्वतंत्रता संग्राम जो 1947 है इसके बाद के 100 वर्षों के खंड रहेंगे। तो दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा ये और इसका नाम क्या दिया गया है? युगे युगीन भारत। अगला है इंटरनेशनल टाइगर डे। ये मनाया जाता है हर साल 29 जुलाई को। इस अवसर पर केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय इसके द्वारा जारी की गई है बाघों की राज्यवार गणना। इनके अनुसार देश का टाइगर स्टेट कौन बना है? तो सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। और जहाँ पर सर्वाधिक टाइगरों की संख्या कितनी है? 785 टाइगर। तो ठीक है, याद रखिए 785 टाइगर है सर्वाधिक। कहाँ पे? MP के अंदर। गत 4 वर्षों में यहाँ पर वृद्धि हुई है। पहले थे 526, इनसे बढ़कर कितने हो गए हैं? 785। दूसरे स्थान की बात करें तो कर्नाटक का दूसरा स्थान है, यहाँ पर है 563 टाइगर। तीसरे स्थान पर है उत्तराखंड जहाँ पर 560 टाइगर्स है। 1973 में देश में जारी टाइगर सेंसेक्स रिपोर्ट 2022 में जो है टोटल टाइगर की बात करें तो देश के अंदर है 3167 टाइगर। वर्तमान में कितने टाइगर है? 3167 टाइगर। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में सबसे अधिक कितने टाइगर है? 260। बांदीपुर में कितने हैं? 150। रिजर्व प्रबंधन और संरक्षण के अंदर केरल का जो पेरियार टाइगर रिजर्व वो है अव्वल स्थान पर रहा और इसी के साथ 12 रिजर्व जो है उत्कृष्ट श्रेणी में चयनित किए गए हैं। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश टॉप पर है, 785 बाघ है, टाइगर है यहाँ पर। दूसरे स्थान पर कर्नाटक, तीसरे पे है उत्तराखंड। इसके अलावा जिम कॉर्बेट उत्तराखंड के अंदर सबसे ज़्यादा बाघ है और इसके अलावा केरल का जो पेरियार टाइगर रिजर्व है रिजर्व प्रबंधन और संरक्षण के अंदर अव्वल स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो गांधीनगर गुजरात के अंदर हुआ है सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन। नेक्स्ट है किस केंद्र शासित प्रदेश ने 27 जुलाई 2023 को स्वयं सहायता समूह के लिए गोल्ड श्रेणी के अंदर, ठीक है, तो गोल्ड श्रेणी के अंदर जीता है?
स्टेट गवर्नेंस इंडिया का स्कोच पुरस्कार जीता है, ठीक है। तो ये जीता है जम्मू कश्मीर ने, ठीक है। किसने जीता है? जम्मू कश्मीर ने। तो ये 2023 का अवार्ड है, किसने जीता है? जम्मू कश्मीर ने। नेक्स्ट है मेरी माटी मेरा देश अभियान, इसके बारे में है। ये अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में जो है चलाया जा रहा है। अभी वर्तमान की बात करें तो 9 से 15 अगस्त 2023 को पूरे देश के अंदर ये चलाया जाएगा। तो मेरी माटी मेरा देश अभियान, इसके अंदर क्या होगा कि हमारे देश के जो है स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जो है बताया जाएगा मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत। और ये अमृत महोत्सव, आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इसको स्टार्ट किया गया है। आयुष्मान भव क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आयुष्मान भव कार्यक्रम भी स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है मेरा गांव मेरी धरोहर, ये जो है इसका टारगेट क्या है? 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में भारत के जो 6.5 लाख गांव है इनका सांस्कृतिक मानचित्र करना इसका लक्ष्य है। मेरा गांव मेरी धरोहर। अगला है भारत में सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? ये होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी। तो दूसरे कार्यकाल के लिए इनको पुनः नियुक्त किया गया है। इनका नाम है तुषार मेहता और अगले 3 साल के लिए जो है ये पुनः नियुक्त किए गए हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 29 जुलाई 2023 को भारतीय तटरक्षक आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो राकेश पाल को बनाया गया है आईसीजी के 25वें महानिदेशक। अगला है 76 वर्षीय उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। इन्होंने किसी राज्य का मुख्यमंत्री रहते हुए सर्वाधिक दूसरे है ये, इस मामले में वे देश के दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं, ठीक है, जो लगातार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है इनके पास, ठीक है। तो पहले नंबर पे जो लगातार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड था वो था पवन कुमार चामलिंग के पास, सिक्किम के थे, ये रहे थे 24 साल 166 दिन। और दूसरे स्थान पर रहे हैं नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री, ये रहे हैं 23 साल 138 दिन मुख्यमंत्री के पद पर। अगला है राजस्थान के राज्यसभा सांसद जिन्हें जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के उपसभापति पैनल के अंदर शामिल किया है। तो राज्यसभा के उपसभापति पैनल में घनश्याम तिवाड़ी जी है, इनको शामिल किया है। राजस्थान के राज्यसभा सांसद है ये। तो राज्यसभा के जो सभापति है जगदीप धनखड़, इन्होंने 4 महिला सांसदों को उपसभापति पैनल में नामित किया है। इनका नाम क्या है? पीटी उषा, एस फांगनोन कोन्याक, डॉक्टर फौजिया खान और सुलता देव। तो 4 तो हो गई महिला सांसद और 4 हो गए पुरुष, जिसके अंदर है वी विजयसाई रेड्डी, घनश्याम तिवारी, डॉक्टर एल हनुमंथैया और सुखेंदु शेखर रे। तो इसके अंदर शामिल है घनश्याम तिवारी। तो पहली बार ये सांसद बनी है पूरी महिला, जो 4 महिलाएं बताई गई है। और उच्च सदन के इतिहास में, उच्च सदन है राज्यसभा, पहली बार है जब उपाध्यक्षों के पैनल के अंदर महिला और पुरुष दोनों ने जो है समान प्रतिनिधित्व किया है। तो इसके अंदर 4-4 है, 8 सदस्य है, ठीक है। तो सभी महिला सदस्य जो है पहली बार महिला सांसद बनी है। एस फांगनोन कोन्याक की बात करें तो नागालैंड से राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली महिला है। ध्यान रखना है इनका नाम, नागालैंड से पहली बार कोई महिला जो है राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनी गई है। इनका नाम है एस फांगनोन कोन्याक। नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। इसके अंदर ये जारी करता है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। इसकी अवधि है 2024 तक। ये जारी कब हुई है? जून 2023 के अंदर। देश की 45 यूनिवर्सिटी की बात करें तो इस रैंकिंग में स्थान मिला है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर। पहली 3 कौन कौन सी है देश में जिनको स्थान मिला है? पहली है आईआईटी बॉम्बे, इसकी रैंक आई है क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर 149वीं। दूसरी है आईआईटी दिल्ली, 197वीं रैंक आई है इसकी। और तीसरी है आईआईसी बेंगलोर, 225वीं रैंक। तो कुल 45 यूनिवर्सिटी शामिल है इसके अंदर। और इसके अंदर टॉप 3 जो है वो है आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली और बेंगलुरु, आईआईसी बेंगलोर। भारत जो है दुनिया के अंदर 7वें स्थान पर है और एशिया में 3रे स्थान पर रहा। विश्व के अंदर एमआईटी की बात करें तो लगातार 12वें वर्ष जो है एमआईटी टॉप पर रहा।
नेक्स्ट रैंकिंग है शिक्षा मंत्रालय ने जारी की है INIRF रैंकिंग 2023 और ये जारी की है जून 2023 में। जारी किसने की है? शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने। इसके अंदर जो है और इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रेटिंग फ्रेमवर्क 2023। 2015 से ये प्रारंभ हुई। तो राजस्थान से फार्मेसी कॉलेज की श्रेणी में जो है बिट्स पिलानी को इसके अंदर तीसरा स्थान मिला है। और ओवरऑल श्रेणी की बात करें तो IIT मद्रास को जो है ओवरऑल श्रेणी के अंदर जो है प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट 24 जून 2023 को गृह मंत्री है अमित शाह। इन्होंने जम्मू कश्मीर में किन 2 प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो 2 प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया, बलिदान स्तंभ और केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला। टाइम्स हायर एजुकेशन 2023 की एशिया रैंकिंग आई है। इसके अंदर भारत के जो है 18 विश्वविद्यालयों ने 200 के शीर्ष 200 में जगह बनाई है। टाइम्स हायर एजुकेशन 2023 की रैंकिंग के हिसाब से IISc बेंगलोर इसके अंदर 48वें स्थान पर रहा है। और चीन का है सिंगुआ यूनिवर्सिटी, इसने टॉप किया है। तो ये एशिया की रैंकिंग है। अगला है बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज प्रदर्शनी। ये जो है 30 जून 2023 को जो है आयोजित की गई और इसके अंदर भारत जो है इसकी मेज़बानी कर रहा है। बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज प्रदर्शनी, इसके अंदर जो आपकी हेरिटेज साइट्स है आपके नोटों पर जो लगी हुई है, जैसे भारत में 10 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये के ऊपर जो हेरिटेज साइट्स लगी हुई है उनका जो है प्रदर्शन किया जाएगा। तो इस तरीके से सारे जो देश है G20 के जितने भी देश है वो अपनी जो है मुद्राओं का प्रदर्शन करेंगे। नेक्स्ट 21 जून 2023 को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राष्ट्रीय आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय आयोजन नेशनल लेवल पे जो किया गया वो किया गया गैरिसन ग्राउंड जबलपुर के अंदर। इसकी थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। तो नेशनल लेवल का फंक्शन कहाँ आयोजित किया गया है? जबलपुर में। नेक्स्ट बात करें इंटरनेशनल की, तो इंटरनेशनल आयोजन हुआ है न्यूयॉर्क के अंदर, UNO के अंदर। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसका आयोजन हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर हुआ गैरिसन ग्राउंड जबलपुर के अंदर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के नेतृत्व में। और इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? वैश्विक कल्याण के लिए दुनिया को भारत की देन। नेक्स्ट है 17 जून 2023 को प्रदान किए गए चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो जल से याद रखिए, जल पुरस्कार किसको दिया गया है? मध्य प्रदेश को। ठीक है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार थे ये। सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूशन फॉर कैंपस यूज का पहला पुरस्कार दिया गया है श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड को। सर्वश्रेष्ठ जिले का राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है, गंजम जिला उड़ीसा का है उसको। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत भद्राद्री तेलंगाना को। सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है चंडीगढ़ नगर निगम को। सर्वश्रेष्ठ स्कूल राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है जमीयतपुरा प्राथमिक महसाणा गुजरात को। सर्वश्रेष्ठ स्वयं सहायता समूह जो अर्पण सेवा संस्थान है राजस्थान का उसको दिया गया है। तो यहाँ और अन्य पुरस्कार भी दिए गए हैं इसके अंदर, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड नोएडा और बरौनी ताप विद्युत केंद्र जो है बेगूसराय बिहार, उसको भी ये अवार्ड दिए गए हैं। तो ये थे चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार। टॉप राज्य कौन सा रहा? मध्य प्रदेश। टॉप जिला कौन सा रहा? उड़ीसा का गंजम जिला। और इसके अंदर राजस्थान को दिया गया सर्वश्रेष्ठ स्वयं सहायता समूह को, राजस्थान में अर्पण सेवा संस्थान है उसको। अगला है 8 जून 2023 को केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए 5वें फूड सेफ्टी इंडेक्स में 20 बड़े राज्यों में पहला स्थान किसका रहा? तो 5वें फूड सेफ्टी इंडेक्स की बात हो रही है तो केरल का स्थान रहा इसके अंदर टॉप पे। 8वां स्थान रहा राजस्थान का। नेक्स्ट है 10 जून 2023 को जारी वैश्विक डिजिटल भुगतान रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का पहला स्थान रहा इसमें डिजिटल भुगतान के मामले में। देश के अंदर 8.95 करोड़ जो है डिजिटल लेन देन हुए और 2022 में वैश्विक स्तर पर रियल टाइम भुगतानों के अंदर भारत का जो है कितना हिस्सा रहा? 46%। तो वर्ल्ड के अंदर 46% डिजिटल लेन देन जो है अकेले इंडिया ने किए हैं और डिजिटल भुगतान के मामले में इंडिया जो है टॉप पर रहा है। 6 जून 2023 को भारत की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। इनको किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सूरीनाम का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ येलो स्टार, इससे सम्मानित किया गया है।
किसको सम्मानित किया गया है? द्रौपदी मुर्मू जी को। सूरीनाम के राष्ट्रपति की बात करें तो ये है चंद्रिका प्रकाश संतोखी। कहाँ के हैं ये? सूरीनाम के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्विक वन लाइनर है, महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य, ये जो है बाघ रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है इसको, महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य को। नेक्स्ट है भारत दाल, केंद्र सरकार ने 18 जुलाई 2023 को सस्ते के में दाल बेचने के लिए 60 रुपये किलो वाली जो है भारत दाल लॉन्च की है। नेक्स्ट है देश का पहला निजी हिल स्टेशन बना है, महाराष्ट्र के पुणे के पास स्थित है लवासा हिल स्टेशन। इसको खरीदा किसने है? डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने। ठीक है, तो देश का पहला निजी हिल स्टेशन है ये लवासा हिल स्टेशन। नेक्स्ट है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर जो है बनने जा रहा है, कहाँ पर? तेलंगाना में। कहाँ बनेगा? 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर तेलंगाना के अंदर, और दुनिया का पहला होगा ये। नेक्स्ट है CGI है DY चंद्रचूड़, इन्होंने पहल स्टार्ट की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेपरलेस ग्रीन कोर्ट रूम। ठीक है, तो कोर्ट रूम के अंदर जो है पेपर नहीं होगा, तो इसकी शुरुआत की है DY चंद्रचूड़ ने। एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में की पर्वतारोही बनी है प्रिसा ठाणे, ये है महाराष्ट्र की, और 5 वर्षीय है ये, दुनिया की सबसे छोटी पर्वतारोही बनी है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने लुटियन जोन के अंदर औरंगजेब लेन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया है। पहले इसका नाम था लुटियन जोन, और इसको चेंज करके क्या नाम रखा गया है इसका? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड। नेक्स्ट है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी 2024 के अंदर, और ये स्टार्ट होगी हरियाणा के जींद से, और ये चलेगी जींद और सोनीपत के बीच में। पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी 2024 में चलेगी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने ओडिशा के सुंदरगढ़ वन प्रभाग के कनिका रेंज के अंदर भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा है। तो भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क कहाँ पर खोजा गया है? उड़ीसा के सुंदरगढ़ वन प्रभाग के अंदर। नेक्स्ट है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, क्या थी? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम। तो ये थे राष्ट्रीय करंट अफेयर। थैंक यू फ्रेंड्स।